हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर स्टडिंग वेल. सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्टली बाय SSB Institute. This course is presented to you by me, Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector in 2018, a Class 2 officer through MPSC, that is Maharashtra Public Service Commission examination, and have appeared for MPSC Class 1 interview in 2019. सो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे कि हमने एक पॉलिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है विद द रेफरेंस ऑफ एम लक्ष्मीकांत बुक. तो आज हम जो चैप्टर देखेंगे दैट इज एमरजेंसी प्रोविजंस. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. द एमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको ये पूछेंगे. Okay, these provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. जब भी कोई भी सिचुएशन जो हाथ के बाहर हो जाती है ना, तब क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये emergency provisions लगाती है. So during an emergency, the central government becomes all powerful and the states goes into the total control of the center. आपको ये याद रखना है, इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत से पावर्स आ जाते हैं और स्टेट्स जो भी है दे गो टोटल इनटू द कंट्रोल ऑफ व्हाट, टोटल इनटू द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कौन सी इसमें हो जाता है, तब द फेडरल स्ट्रक्चर गेट्स कन्वर्टेड टू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट. मतलब उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली इट गेट्स चेंज्ड. ठीक है. This kind of transformation of the political system from federal during normal times to unitary during emergency is a unique feature of Indian Constitution. ठीक है, आपको बस याद ये रखना है, ये दो चीज जो कि उसका पार्ट है, आर्टिकल्स विच आर इंक्लूडेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तब काम कैसी करती है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है. ओके और ये आपको बेसिक पॉइंट है कि फेडरल स्ट्रक्चर को बस यूनिटरी में क्यों बनाया जाता है. फेडरल में कैसा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ वर्क इन हैंड, लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, टोटल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है. तो अभी 3 टाइप्स के इमरजेंसी है. एन इमरजेंसी ड्यू टू द वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, दैट इज आर्टिकल 352. उसको हम लोग नेचुरली पॉपुलरली क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी. फिर एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. जब भी कोई स्टेट में कुछ ऐसे होता है, सो उसको क्या बोलते हैं, वहां पर क्या लगा है, प्रेसिडेंट्स रूल लगी है. इट इज ऑल्सो नोन बाय अदर 2 नेम्स. उसको और 2 नाम कौन से, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का मेरा पहला आपको क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पर आज तक आज तक प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगी है. ओके, प्लीज ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ कैसा है ना, आप जितने आंसर्स दोगे उतना ही आप विकीपीडिया देखोगे, उतना ही आप क्या करोगे, गूगल सर्च करोगे, आपका नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा. सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, एंड द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड इट इज due to a threat to the financial stability or credit of India. So it is included in Article 360. So ये 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड दिस आर्टिकल 360. ओके, सो हम उसको डिटेल्स में देखेंगे. नेशनल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए क्या जरूरी है, हम लोग ये देखते हैं. अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, जब भी कोई बाहर की कंट्री का कुछ मतलब हम पे इंडिया पर हमला होता है, या तो फिर कोई मतलब लाइक वार, ठीक है, चाइना ने वार किया इंडिया से, या तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गई पाकिस्तान से, या तो फिर आर्म्ड रेबिलियन. ओके, तो ये 3 चीज़ों की वजह से आर्टिकल 352 के हिसाब से क्या होती है, प्रेसिडेंट कौन डिक्लेयर करता है, आपको ये बात याद रखनी है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी. Okay, so the president can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion. ठीक है, मतलब वो होने से पहले भी प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें लगा कि कोई डेंजर आने वाला हो. ओके, when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression, like चाइना से वार होने वाला है, पाकिस्तान से वार होने वाला है, या उनका कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है उनकी वजह से, तो उसे हम कौन सी इमरजेंसी बोलेंगे, उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे. और व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, जब आर्म्ड रेबिलियन की ग्राउंड्स पे उसको डिक्लेयर करते हैं, तो एट दैट टाइम वील कॉल इट एज इंटरनल इमरजेंसी. ठीक है,
Now, a proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or only a part of it. तो अभी देखो हमारा जो पूरा इंडिया है, तो ये नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पे भी लग सकती है, या तो फिर कोई कंट्री का एक छोटा सा पार्ट हो, लाइक अभी सपोज नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हमें कुछ धोखा अगर लग रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, पूरे कंट्री में लगाने के बदले वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पैक करेंगे एंड द नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे लगाएंगे. ओके. The 44th Amendment Act, very important point, the 44th Amendment Act of 1978 substituted the words armed rebellion for internal disturbance. ठीक है, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले यूज किया जाता है था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के उसने क्या बोला कि उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे सब्स्टिट्यूट किया, आर्म्ड रेबिलियन से. Thus, it is no longer possible to declare a national emergency on the grounds of internal disturbance, as 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का ये बताकर उन्होंने क्या की थी, नेशनल इमरजेंसी लागू की थी. बट अभी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती. द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन. ठीक है, रिटर्न रिकमेंडेशन जब कैबिनेट से मिलेगा प्रेसिडेंट को, एट दैट टाइम ओनली ही कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी. पॉइंट टू बी नोटेड. Now we'll be seeing the parliamentary approval and duration. The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament. ठीक है, both the houses मतलब जब भी ये proclamation पास होती है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने एक महीने के अंदर, ठीक है, कितने दिन के अंदर, within 1 month, जब वो इशू होता है, इशू होने से एक महीने के अंदर उन्होंने प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल देनी चाहिए. ओरिजिनली वो पीरियड कितना था, 2 महीना था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से वो कितना हो गया, 1 मंथ. तो नेशनल इमरजेंसी हमेशा फर्स्ट कैसे याद रखोगे, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ. नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप के, 3 टाइप के. फर्स्ट इमरजेंसी इज नेशनल, तो फर्स्ट कैसे याद रखोगे, फर्स्ट इमरजेंसी नेशनल है, इसीलिए वहां पे कितना लगता है, 1 मंथ लगेगा. ठीक है, ऐसे याद रखना है. इफ द लोकसभा इज डिजॉल्व, ठीक है, अगर लोकसभा वहां पे उस समय डिजॉल्व हो जाती है तो राज्यसभा शैल अप्रूव इट विद इन 1 मंथ एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा शैल रैटिफाई विद इन 30 days, दैट इज ऑल्सो 1 मंथ. ठीक है, मतलब अगर लोकसभा डिजॉल्व होती है तो राज्यसभा क्या करेगी, 1 महीने के अंदर उसको अप्रूवल देगी, और जो नई लोकसभा मतलब कॉन्स्टिट्यूट होती है वो क्या करेगी, एग्रीमेंट 30 दिन के अंदर वो रेटिफाई करेगी. ओके. वंस अप्रूव्ड, एक बार अप्रूवल मिल गया, द प्रोक्लेमेशन इज एक्सटेंडेड फॉर 6 months. 6 महीने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसको और दोबारा 6 महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, सिंपल पॉइंट, आपको नेशनल इमरजेंसी में बस इतना याद रखना है, 1 महीने के अंदर उसका अप्रूवल जरूरी है, और एक बार अप्रूवल मिल गया, एट दैट टाइम इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months, विच कैन बी एक्सटेंडेड अगेन फॉर 6 more months. ठीक है, this provision for periodical parliamentary approval was also added by 44th amendment. ये 44th amendment act जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका आप कभी उसको टाइम मिला ना तो आप उसको एक बार पढ़ लेना डिटेल में, कि पढ़ लेना इन सेंस पॉइंट वाइज पढ़ना कि वो अमेंडमेंट के समय क्या हुआ था एग्जैक्टली. ओके, सो नेक्स्ट इज every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either house of the parliament by a special majority. तो अभी देखो फ्रेंड्स, आपको ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कंसेप्ट समझना ही होगा. ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला, प्रोक्लेमेशन एक अप्रूवल के लिए कितना लगेगा, 1 महीने का ड्यूरेशन दिया जाता है. ठीक है, लेकिन जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, वो पास, जो मैंने बोला कि दोनों हाउस में पास होना चाहिए, तो पास तो होगा, बट उसकी मेजोरिटी कौन सी होगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. व्हाट एग्जैक्टली स्पेशल मेजोरिटी मीन्स, मैंने आपको ये स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी पहले चैप्टर्स में भी बहुत बार रिपीट किया है. सो स्पेशल मेजोरिटी इज अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, और ये स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजन कब इंट्रोड्यूस किया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तब में. ठीक है, तो अप्रूवल देने के समय स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, आपको ये याद रखना है. अभी रिवोकेशन,
रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन मतलब जब उसको निकालना है. A proclamation of emergency may be revoked, like it may be cancelled by the president. लगाएगा भी president, cancel भी president करेगा at any time, कोई भी time पर करेगा, by a subsequent proclamation. Such a proclamation does not require parliamentary approval. निकालने के लिए parliamentary approval की जरूरत नहीं पड़ती है. The president must revoke a proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation. ये बहुत important है, ठीक है. अप्रूव करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, लोकसभा और राज्यसभा की. लेकिन अगर इसको निकालना है, ठीक है, जब आपको ये रिवोक करना है, जब आपको ये इमरजेंसी कैंसिल करनी है, तो एट दैट टाइम लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत नहीं होती है. अगर लोकसभा ने बोल दिया कि नहीं भाई अभी बस हो गया, अभी ये नहीं कंटिन्यू करना नहीं है, तो बस तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, प्रोक्लेमेशन कैंसिल करनी पड़ती है. ओके, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, बस आप इसको ना अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसको रिवाइज कीजिए. बस रिवीजन इज द ओनली की. रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता है. आप एक बार देखोगे उसके बाद बस ये रख दोगे, ऐसा नहीं होता है. देखो, उसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो, तभी आपको इतने सारे चैप्टर्स का एक लिंक लगेगा. ओके. The 44th Amendment Act of 1978 also provided that where 1/10 of the total number of members of the Lok Sabha give a written notice to the speaker, ठीक है. 1/10 members of total members अभी कितने हैं हमारे पास, 550 है, लेकिन अभी तो 545 है. तो आउट ऑफ 545 1/10 मेंबर्स, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 55 मेंबर्स ने क्या देना चाहिए, रिटर्न नोटिस देनी चाहिए, वो भी 14 दिन पहले, फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग. ठीक है, तो 545 मेंबर्स में से ऑलमोस्ट 55 मेंबर्स ने क्या करना चाहिए, 14 दिन पहले बोलना चाहिए कि अभी इसको बस हो गया, अभी इसको खत्म करो. ये बात आपको याद रखनी है. दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड डाउन इन योर वर्ड्स. A resolution of disapproval is different from a resolution of approving, right? मैंने बोला था ना, अप्रूव करने के लिए 1 महीना लगेगा और स्पेशल मेजोरिटी लगेंगी, लेकिन डिसअप्रूवल में ऐसे नहीं होगा. ठीक है, तो डिसअप्रूवल के लिए लोकसभा से वो पास होगा सिर्फ, ये भी मैंने बताया था. इट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा. लेकिन अप्रूवल के लिए क्या था, स्पेशल मेजोरिटी और बोथ द हाउस था. और अभी देखो, डिसअप्रूवल मतलब ये जो डिसअप्रूवल था वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, लेकिन अप्रूवल कैसे होगा, इट विल बी विथ स्पेशल मेजोरिटी. याद रखना है. ओके, अभी देखेंगे इफेक्ट्स क्या है इसके. ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर. वो सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो स्टेट पे कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को, कोई भी मुद्दे पर, कोई भी मैटर पर. ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सस्पेंडेड. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है एट दैट टाइम, मल्टी लाइनर में ये पूछते हैं कि एट दैट टाइम स्टेट गवर्नमेंट गेट सस्पेंडेड, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गेट्स मतलब होल पावर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गेट सस्पेंडेड. तो ऐसे नहीं होता, इट इज़ नॉट सस्पेंडेड. इसीलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर उसे क्या किया है, अंडरलाइन किया है, सो दैट यू गाइस शुड नोट इट डाउन. तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता है. एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट्स ऑन द स्टेट लिस्ट. ठीक है, समथिंग दैट इट कांट नॉर्मली डू. ऐसे हो तो नहीं, मतलब होता नहीं है, बट क्या होता है ना, ये करना चाहिए. एग्जीक्यूटिव पावर में ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं कर सकती है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे सकती है स्टेट लिस्ट के उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए. स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट भी सस्पेंड नहीं हुई तो ऑफकोर्स स्टेट लेजिस्लेचर भी सस्पेंड नहीं होती है. हाउएवर द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स. तो पार्लियामेंट के पास एक ये होता है, व्हाट वी से पावर होती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स मतलब स्टेट के उसमें स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके लॉज को चेंज करे या कुछ न्यू लॉज क्रिएट करे. सच लॉज रिमेन वैलिड फॉर ओनली 6 months आफ्टर द एमरजेंसी सीजेस. एक बार एमरजेंसी खत्म हो गई, उसके 6 महीने बाद ये उन्होंने जो लॉज बनाए वो भी खत्म हो जाते हैं, राइट. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी फाइनेंशियली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द प्रेसिडेंट्स विल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट. अभी नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है ना, प्रेसिडेंट का जो भी जैसे वो चाहते हैं वैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल अमाउंट का, और उसका एक अप्रूवल पार्लियामेंट देती है. ओके. While a proclamation of national emergency is in operation, the president can modify the constitutional, ये modify word बहुत important है, the constitutional distribution of revenues between the center and the states.
ठीक है, ऐसे होता है ना, अभी कोई भी योजनाज हो या कुछ हो तो उसके लिए जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई योजना के ऊपर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा क्या करना पड़ता है, खर्च संभालना पड़ता है। एट दैट टाइम वो क्या करेगी, प्रेसिडेंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है। दिस मीन्स दैट वॉट, वो द प्रेसिडेंट कैन आइदर रेड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस। वो एक तो कम कर सकते हैं फाइनेंस जो ट्रांसफर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, या तो फिर टोटली क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पर क्या होता है। तो 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19। याद कैसे रखोगे, 358, 8 के बाद नंबर क्या होता है, 9, सो आर्टिकल 358 विथ आर्टिकल 19। आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट those guaranteed by article 20 and 21। 20 and 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, बात याद रखिए। 358 आर्टिकल 19 को रिलेटेड है, बट आर्टिकल 359 2021 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल्स को रिलेट करता है। ओके, तो अभी तक देखेंगे हम कितनी बार हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी। तो अभी तक ये बस 3 बार हुआ है। द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन वाज ड्यू बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इन अक्टूबर 1962। ठीक है, ये डेट्स कभी कभी पूछे जाते हैं, या तो फिर मैच द फॉलोइंग हो या तो फिर वन लाइनर में हो। द सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज मेड इन December 1971 इन द वेक ऑफ अटैक बाय पाकिस्तान। ठीक है, और द थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज मेड इन जून 1975। आई होप यू ऑल नो, इंदिरा गांधी ने ये इंटरनल डिस्टर्बेंस बताकर नेशनल इमरजेंसी की थी। तो फर्स्ट टू जो प्रोक्लेमेशन थे, जो चाइनीज एग्रेशन एंड अटैक बाय पाकिस्तान, इट वर एक्सटर्नल एग्रेशंस, व्हाइल द थर्ड प्रोक्लेमेशन वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो नाउ विल बी सीइंग द प्रेसिडेंट रूल, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी। सो इसका इम्पोजिशन कैसा है, आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। आर्टिकल 355 क्या करता है, एक सेंटर को ड्यूटी देता है कि वो देखे कि जो भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छे से जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके हिसाब से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, द प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356। उसके क्या है, क्राइटेरियाज है, लाइक द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। जब भी प्रेसिडेंट को लगे कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, ठीक है, एट दैट टाइम ही कैन इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल। एंड आर्टिकल 365 क्या बोलता है, अभी ये याद कैसे रखना है, 356, 56 का ऑपोज क्या होता है, 65। सो 356 एंड 365 आर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल। It says that whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the state, जब भी कोई स्टेट मतलब क्या हाँ मतलब फेल हो जाता है, किसके वजह से, या तो मतलब जो भी सेंटर ने काम दिया है, जो भी उन्होंने काम बताया है वो नहीं कर पाता है, एट दैट टाइम ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि आर्टिकल 356 दैट इज द प्रेसिडेंट रूल टू रिमेन अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ना, डेड लेटर, मतलब उनको ऐसे उनका बोलना था कि वो कभी भी बहुत रेयर केसेस में उसको यूज करना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको पहले भी पूछा था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ऐसे कौन से स्टेट्स है जहाँ पे आज तक अभी तक टिल प्रेजेंट डेट प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या तो फिर नहीं लगाई गई है। सो इसके अप्रूवल को देखेंगे, हमने जैसे देखा था नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने का अप्रूवल लगता है। सो सच अ प्रोक्लेमेशन मतलब इसके लिए कितना है, 2 महीने का टाइम है। ठीक है, और कौन सी मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है। पॉइंट टू बी नोटेड, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, बस 1 महीना लगता है और स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ठीक है, वंस अप्रूव्ड इट लास्ट फॉर 6 months। ठीक है, विच कैन अगेन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 more months सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 years। पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ, सो नोट इट डाउन।
तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए नेशनल में कितना था, 1 महीना था और स्पेशल मेजोरिटी थी। अभी प्रेसिडेंट्स में क्या है, 2 महीना है और सिंपल मेजोरिटी है। ठीक है, एक बार अप्रूव होने की वजह से बात क्या होता है, 6 महीने के लिए वो बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट्स में क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल में 6 महीने के लिए तो बढ़ाता है, लेकिन वो मैक्सिमम कितने साल के लिए बढ़ेगी, 3 साल के लिए। ये बात याद रखनी है। टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड 1 ईयर, 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2 कंडीशन की ज़रूरी होती है कि नेशनल इमरजेंसी रहनी चाहिए इंडिया में या कोई पार्ट में, या तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI मीन्स व्हाट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइज दैट इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड। अगर ये 2 चीज हो गई तो 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल रख सकते हैं। ठीक है, every resolution approving the proclamation of president's rule or its continuation can be passed by either house of the parliament only by a simple majority, है ना। तो हमने अप्रूवल में नेशनल इमरजेंसी में क्या देखा था, आइदर हाउस नहीं, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों को पास करना था सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा है, कोई भी हाउस। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, देखिए, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट इज स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में इट इज सिंपल मेजोरिटी और बस कोई भी हाउस में है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में दोनों भी हाउस लगते हैं और ओनली स्पेशल मेजोरिटी। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट, द प्रेसिडेंट डिसमिस करेगी, क्या करेगी, डिसमिस करेगी, किसको, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। Okay, the state governor on behalf of the president carries on the state administration with the help of chief secretary of the state or the advisors appointed by the president। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कामकाज कौन देखता है, स्टेट गवर्नर देखेगा। और स्टेट गवर्नमेंट किसके हेल्प से देखेगा, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के मदद से देखेगा, या तो फिर जो भी एडवाइजर्स प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेगी, प्रेसिडेंट बस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करेगी, डिसमिस करेगी। द प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बिकॉज कैसा है, नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंशन नहीं होता है। ओके, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, आइदर सस्पेंड होती है या तो फिर आइदर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, स्टेटस, powers and functions of the concerned state high court remains same। this point is also very important। this 2 points, इसका थोड़ा सा पॉइंट बना लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाई कोर्ट की पोजीशन होती है, स्टेटस होती है, पावर्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, दे आर सेम। ओके, दे रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग व्हाट, इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। For the first time, the president rule was imposed in Punjab in 1951। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा पहला स्टेट कौन सा था जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल्स लगाया गया था। सो इट वाज पंजाब। ओके, अभी हम लास्ट इमरजेंसी देखेंगे, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, the president is empowered to proclaim the financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। ठीक है, फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम आता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो इसके अप्रूवल के लिए क्या है, अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। यहाँ पे भी बोथ द हाउसेस है। ओके, बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 months। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना था और बोथ द हाउसेस था। ठीक है, एंड वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इनडेफिनिटली, है ना। एक बार अप्रूव हो गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो कंटिन्यू रह सकती है। बट प्रेसिडेंशियल रह सकती है क्या, नहीं, बस 3 साल के लिए। हाँ, 3 साल के लिए रह सकती है। सो दिस इम्प्लाइज 2 थिंग्स, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड फॉर मतलब जैसे 3 साल प्रेसिडेंट्स रूल में दिया है, 6 महीने नेशनल इमरजेंसी में दिया है, वैसा फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। और रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी इसको मतलब नहीं लगता है। ओके, A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of the parliament only by a simple majority। यहाँ पे भी मेजोरिटी कौन सी है, सिंपल मेजोरिटी, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। A proclamation of financial emergency may be cancelled by the president at any time by subsequent proclamation। Such a proclamation does not require the parliamentary approval। मैंने पहले भी बोला पार्लियामेंट का मतलब कैंसिल करने के लिए नहीं लगता, बस ओनली नेशनल इमरजेंसी के समय लोकसभा का अप्रूवल लगता है। ओके,
The center acquires full control over the states in financial emergency, same like national emergency, full control होता है states के financial matters पर. अभी हम इसके कुछ effects देखेंगे. The president can suspend distribution of financial resources. He or she can issue directions to follow canons of finance. President can direct the state government to reduce the salaries of their employees, or it can direct the governors to reserve all financial and money bills for his consideration. ठीक है, हम जब बिल्स देखेंगे ना तब इसको डिटेल में देखेंगे. टिल देन यू जस्ट रिमेंबर कि फाइनेंशियल और मनी बिल्स जो भी होते हैं ना, वो गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट के जब उनको कुछ डाउट्स आते हैं ना, तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट उसको दोबारा देख के इसके लिए वो रिजर्व या प्रिजर्व करके रखता है. ठीक है, तो ये इफेक्ट्स होते हैं व्हाट, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए. आई होप यू ऑल गॉट व्हाट आई सेड. आपको ये लेसन समझ में आया हो. सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज कमेंट मी and clear your doubts. Okay friends, try to watch the lecture again and again and make your notes. Till then, take care और हम आगे के लेक्चर में मिलेंगे. Bye bye.